धार्मिक राष्ट्रवाद का उदय। हिंदू राष्ट्रवाद। हिंदू महासभा 1915 और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) 1925 जैसे संगठनों के उदय ने हिंदू पहचान के बढ़ते दावे को चिन्हित किया। वी.डी. सावरकर जैसे नेताओं ने हिंदुत्व की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिसमें भारतीय राष्ट्र को केवल हिंदू दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया। इस दृष्टिकोण ने गैर हिंदू समुदायों को अलग थलग कर दिया और समावेशी राष्ट्रवाद की भावना को चुनौती दी। मुस्लिम राजनीतिक चेतना। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप मुस्लिम राजनीतिक चेतना सुदृढ़ होने लगी। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम शिक्षा और ब्रिटिश शासन के प्रति राजनीतिक निष्ठा को बढ़ावा दिया, जबकि बाद के नेता जैसे मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए राजनीतिक स्वायत्तता की मांग करनी शुरू कर दी। खिलाफत आंदोलन और उसका प्रभाव। खिलाफत आंदोलन 1919-1924 जिसे गांधी जी ने समर्थन दिया, ने कुछ समय के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती प्रदान की। हालांकि आंदोलन की असफलता और इसके बाद विशेष रूप से केरल में मप्पिला विद्रोह जैसी हिंसक घटनाओं ने इस एकता को गहरा आघात पहुंचाया। इसके परिणामस्वरूप समुदायों के बीच मोहभंग हुआ और वे फिर से अपने अपने सांप्रदायिक दायरों में लौट गए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मौत। गठन और प्रारंभिक उद्देश्य। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से एक संयुक्त भारत के भीतर की गई थी। लेकिन 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद, जब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाने से इनकार कर दिया, तो मुस्लिम लीग के नेताओं ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को जोर देना शुरू कर दिया। जिन्ना और द्विराष्ट्र सिद्धांत। जिन्ना, जो कभी कट्टर राष्ट्रवादी थे, बाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत के मुख्य शिल्पकार बन गए। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं जिनके मतभेद मेल नहीं खा सकते। लाहौर प्रस्ताव 1940 इस मांग की पहली औपचारिक अभिव्यक्ति थी। विरोधाभास और जटिलताएं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के लिए सबसे प्रबल समर्थन अल्पसंख्यक प्रांतों जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों से आया, जिनके पास विभाजन से खोने के लिए सबसे अधिक था। पंजाब, बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमांत के कई मुसलमान उतने उत्साही नहीं थे, वे क्षेत्रीय स्वायत्तता को अधिक पसंद करते थे। कांग्रेस लीग प्रतिद्वंद्विता और संवाद की विफलता। 1937 के चुनाव और लीग का हाथियाकरण। 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस द्वारा प्रांतीय सरकारों में सत्ता साझा करने से इनकार करने से मुस्लिम लीग अलग थलग पड़ गई। हालांकि लीग अल्पसंख्यक थी, वह मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था के रूप में मान्यता चाहती थी, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। कैबिनेट मिशन योजना 1946। इस योजना ने एक संयुक्त भारत के लिए एक ढीले संघीय ढांचे का प्रस्ताव दिया था। शुरुआत में इस योजना को दोनों दलों ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में नेहरू द्वारा इस योजना को अस्वीकार कर दिए जाने से जिन्ना क्रोधित हो उठे। इसके बाद उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में 3 ब्रिटिश मंत्रियों, एक कैबिनेट मिशन, द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव था, जो भारत आए थे ताकि यह तय किया जा सके कि ब्रिटिश शासन से भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाएगा। एक संयुक्त भारत। इस योजना का उद्देश्य भारत को एकजुट रखना था, उसे भारत और पाकिस्तान जैसे अलग अलग देशों में विभाजित करना नहीं था। 2 प्रांतों के समूह। भारत को धर्म और क्षेत्र के आधार पर 3 समूहों में बांटने का प्रस्ताव था। समूह ए, हिंदू बहुल प्रांत जैसे यूपी, बिहार, बॉम्बे। समूह बी, उत्तर पश्चिम के मुस्लिम बहुल प्रांत जैसे पंजाब, सिंध। समूह सी, पूर्व के मुस्लिम बहुल प्रांत जैसे बंगाल, असम। 3
संघीय सरकार रक्षा, विदेश नीति और संचार जैसे विषयों के लिए एक केंद्रीय संघीय सरकार होगी, लेकिन प्रांतों को अपने विषयों पर बहुत अधिकार होगा। 4. संविधान सभा एक निकाय सभा गठित की जाएगी जो भारत के लिए नया संविधान बनाएगी। 5. जबरन विभाजन नहीं, प्रांत चाहे तो किसी समूह में बने रह सकते हैं या बाद में उससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वे तुरंत अलग देश नहीं बनेंगे। क्या हुआ? कांग्रेस एक मजबूत केंद्रीय सरकार चाहती थी। मुस्लिम लीग एक अलग देश पाकिस्तान चाहती थी। शुरू में दोनों सहमत हुए, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने योजना को अस्वीकार कर दिया और पुनः पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी। अंततः भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली और देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान में हो गया। सांप्रदायिक हिंसा और जनसंपर्क, डायरेक्ट एक्शन डे और उसके परिणाम। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया। कोलकाता में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिनमें 4000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसके बाद बदले की भावना से प्रेरित हिंसा नोआखाली, बिहार और पंजाब तक फैल गई। प्रचार और अफवाहों की भूमिका। पर्चों, भड़काऊ भाषणों और धार्मिक प्रचार ने डर और घृणा की भावना को और भड़काया। दूसरे, समुदाय द्वारा किए गए अत्याचारों की झूठी अफवाहें तेजी से फैलने लगी। अक्सर ये अफवाहें स्थानीय मस्जिदों और मंदिरों के माध्यम से प्रसारित की जाती थीं। लैंगिक हिंसा। इस हिंसा का सबसे भयावह रूप महिलाओं के प्रति था। सामूहिक अपहरण, बलात्कार और जबरन धर्मांतरण जैसी घटनाएं व्यापक स्तर पर हुई। ब्रिटिश भूमिका और जल्दबाजी में प्रस्थान। माउंटबेटन द्वारा समय सीमा में तेजी। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका उद्देश्य था सत्ता का शीघ्र हस्तांतरण करना। हालांकि मूल रूप से यह प्रक्रिया 1948 के मध्य में पूरी होनी थी, लेकिन इसे आगे बढ़ाकर 15 अगस्त 1947 कर दिया गया। इस जल्दबाजी ने विभाजन की तैयारी करने या हिंसा को रोकने के लिए बहुत कम समय छोड़ा। रैडक्लिफ रेखा। सर सिरिल रैडक्लिफ, जो भारत से अपरिचित थे, को केवल 5 सप्ताह में भारत और पाकिस्तान की सीमाएं निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया। उनके निर्णयों ने गांवों, कस्बों, यहाँ तक कि परिवारों को भी विभाजित कर दिया। ये सीमांकन रैडक्लिफ अवार्ड स्वतंत्रता के बाद ही सार्वजनिक किया गया, और तब तक बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हो चुकी थी। प्रशासनिक विफलता। ब्रिटिश वापसी के साथ ही कानून और व्यवस्था का ढांचा, विशेष रूप से पंजाब और बंगाल में, बुरी तरह ढह गया। शरणार्थियों की आवाजाही को नियंत्रित करने या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। ब्रिटिश सैनिक निष्क्रिय दर्शकों की तरह। सामाजिक, आर्थिक और वर्गीय पहलू। मुस्लिम लीग में वर्गीय हित। मुस्लिम लीग का नेतृत्व मुख्य रूप से मुस्लिम जमींदारों और अभिजात वर्ग द्वारा किया जा रहा था, जिन्हें भय था कि लोकतांत्रिक भारत में हिंदू औद्योगिकपतियों और पेशेवरों के प्रभुत्व के चलते उनका सामाजिक दर्जा समाप्त हो जाएगा। आर्थिक असमानताएं। बंगाल में मुस्लिम किसान हिंदू जमींदारों के प्रति असंतोष रखते थे। पंजाब में सिख किसानों और मुस्लिम किराएदारों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा मौजूद थी। ये भौतिक शिकायतें सांप्रदायिक आख्यानों को बढ़ावा देती थीं। शहरी मध्यवर्गीय चिंता। लखनऊ और दिल्ली जैसे शहरों के मुस्लिम पेशेवरों को कांग्रेस प्रभुत्व वाले राष्ट्रवादी आंदोलन में उपेक्षा का डर था। विभाजन उनके लिए सामाजिक प्रगति और राजनीतिक नेतृत्व का एक अवसर प्रतीत होता था। विभाजन के अनुभव में क्षेत्रीय विविधताएं। पंजाब, हिंसा का केंद्र। पंजाब में विभाजन के दौरान सबसे भीषण हिंसा हुई। यूनियनिस्ट पार्टी का विघटन और लियाकत अली खान के सहयोगियों जैसे नेताओं की हत्या ने उग्रता को बेकाबू बना दिया। पंजाब का विभाजन व्यापक नस्ली सफाई एथनिक क्लेंजिंग का कारण बना।
बंगाला स्पष्ट भावनाएं। बंगाल में विभाजन को लेकर समर्थन बंटा हुआ था। एच.एस. सुहरावर्दी और शरद बोस ने एक संयुक्त संप्रभु बंगाल का प्रस्ताव भी रखा था। हालांकि ये योजना सांप्रदायिक तनावों और केंद्रीय राजनीतिक निर्णयों के कारण विफल हो गई। सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत NWFP। ये क्षेत्र मुख्य कथा से परिधीय थे लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सिंधी हिंदू बड़ी संख्या में भारत की ओर भागे, जबकि NWFP की कांग्रेस सरकार को एक विवादास्पद जनमत संग्रह के बाद बर्खास्त कर दिया गया। बौद्धिक और सांस्कृतिक पहलू। साहित्य और स्मृति। सआदत हसन मंटो, अमृता प्रीतम और खुशवंत सिंह जैसे लेखकों ने विभाजन के भय, हानि और विडंबना को दस्तावेज किया। उनकी रचनाएं सांप्रदायिकता और राजनीतिक विश्वासघात पर तीखी आलोचना प्रस्तुत करती हैं। पहचान के रूप में विभाजन। भारत और पाकिस्तान दोनों में विभाजन पहचान निर्माण का केंद्रीय विषय बन गया। भारत के लिए इसने धर्मनिरपेक्षता को रेखांकित किया, जबकि पाकिस्तान के लिए इसने राष्ट्र निर्माण के इस्लामी आधार को वैधता दी। पीढ़ियों में फैला हुआ मानसिक आघात। विभाजन के आघात को मौखिक इतिहासों, सामुदायिक परंपराओं और मौन के माध्यम से अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया गया। यह आज भी राजनीतिक विमर्श और समुदायों के आपसी संबंधों को आकार दे रहा है।